नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे 5 देशों की यात्रा से स्वदेश लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। निवेशकों और ट्रेडर्स का शेयर बाजार से भरोसा कम हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे स्मृति ईरानी ने क्योंकि 2 को बताया एक साइड प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम एक्ट्रेस हूं। तो ये आज अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली और अहम खबर की ओर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 10 जुलाई तक अपनी 8 दिवसीय 5 देशों की यात्रा पर पहुंचे थे और जिसके बाद अब वो भारत वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्रा की है। आपको बता दें, भारत की वैश्विक कूटनीति को नई ऊंचाई इससे मिली है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आपको बता दें, इस यात्रा में पीएम घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया गए थे। पिछले एक दशक में उनकी यह सबसे लंबी राजनयिक यात्रा थी। इस दौरे का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना, व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना था। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय जोड़ा और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत किया। पीएम की यात्रा की शुरुआत 2 जुलाई को घाना से हुई, जो 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामनी महामा ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसमें 21 तोपों की सलामी और संस्कृत श्लोकों के साथ बच्चे शामिल थे। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा में पीएम मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया और भारतीय प्रवासियों के 180 साल पुराने इतिहास को याद किया। उन्होंने त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहकर संबोधित किया, क्योंकि उनके पूर्वज बिहार के बक्सर से थे। पीएम ने महाकुंभ का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। त्रिनिदाद में भारतीय प्रवासियों को OCI कार्ड देने की घोषणा की गई है, जिससे सांस्कृतिक और पारस्परिक संबंधों को और बल मिला। इसके अलावा 4 से 5 जुलाई को पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे, जो 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। राष्ट्रपति हावियर माइली के साथ बातचीत में रक्षा, कृषि, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीएम ने अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी जोस डी सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और बोका जूनियर्स स्टेडियम का दौरा किया, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा मिला। इसके बाद 5 से 8 जुलाई को ब्राजील में पीएम मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां वैश्विक शासन, शांति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की गई। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। यह पीएम मोदी की ब्राजील की चौथी यात्रा थी। यात्रा का अंतिम चरण 9 जुलाई को नामीबिया में था, जो 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविट्स सचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी नेडेटवाह के साथ बातचीत की और नामीबिया की संसद को संबोधित करते हुए लोकतंत्र और तकनीकी साझेदारी पर जोर दिया है। और उनका ये जो दौरा है 5 देशों का, काफ़ी खास और इसे अहम भी बताया जा रहा है। कूटनीतिक के लिहाज से भी ये जो पूरा दौरा है ये अहम माना गया है। आगे बढ़ेंगे और अब खबर शेयर बाजार से आपको दे देते हैं। शेयर बाजार में लगातार
कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और ये माना जा रहा है कि जो निवेशक है उनका अब शेयर बाजार से जो भरोसा है वो पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है। निवेशकों का शेयर बाजार से भरोसा पहले के मुकाबले कम हुआ है। 2025 की अगर पहली तिमाही की बात करें तो जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। शेयर बाजार में नुकसान झेल कर निवेशक जो है वो थक गए हैं। प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, इसलिए लोग अब शेयर बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। 2025 की पहली छमाही अच्छे रिटर्न के बावजूद ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने 20 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स खो दिए। सेबी के कड़े एफओ नॉर्म्स और मार्केट वोलेटिल लगातार जो निवेशक हैं उनका भरोसा शेयर बाजार से कम होता जा रहा है। अब निवेशक म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 20 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स जो ये ऐप हैं इन्होंने खो दिए हैं। इसका मतलब ये है कि निवेशकों और ट्रेडर्स का शेयर बाजार में भरोसा कम हुआ। इन्वेस्टर खोने वाली कंपनियों में ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स शामिल हैं। अकेले जून महीने में इन चारों ने मिलकर करीब 6 लाख एक्टिव क्लाइंट्स गंवा दिए। जनवरी 2025 से अब तक ग्रो ने 6 लाख, ज़ेरोधा ने 5.5 लाख, एंजल वन ने 4.5 लाख और अपस्टॉक्स ने 3 लाख से ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स खो दिए हैं। सबसे बड़ी वजह क्या है ये निकलकर सामने आई है। एफओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स की कम होती दिलचस्पी। सेबी द्वारा पिछले साल लागू किए गए सख्त नियमों की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस सेगमेंट में ट्रेड करना मुश्किल हो गया। अब कड़ी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, वीकली एक्सपायरी कम होने, कैपिटल लिमिट ज़्यादा होने और टैक्सेशन बढ़ने से डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि पुट कॉल में लोगों की रुचि घट रही है। सेबी के कड़े एफओ नॉर्म्स और अवेयरनेस बढ़ने की वजह से अब रिटेल इन्वेस्टर्स इस हाई रिस्क ट्रेडिंग से दूर हो रहे हैं। 2023 और 24 की तेजी में डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स पर टियर 2, 3 और 4 सिटीज़ से बड़ी संख्या में ट्रेडर्स आए थे, लेकिन पिछले 6 महीने में मार्केट करेक्शन और वोलेटिलिटी की वजह से लगातार प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो गया है। रिसर्च सपोर्ट और गाइडेंस की कमी के कारण कई इन्वेस्टर्स लॉस झेलने के बाद प्लेटफॉर्म से बाहर हो गए। बेंगलोर बेस्ड ग्रो ने 1 महीने पहले सेबी के पास आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए अप्लाई किया है। अब देखना होगा कि इन्वेस्टर्स लॉस का इसकी इमेज पर क्या असर होता है। हालांकि ग्रो, ज़ेरोधा और एंजल वन के टोटल एक्टिव इन्वेस्टर्स की तुलना में 5% की ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही है। तो देखिए, डीमैट के जो अकाउंट हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमैट का खाता यानी कि अकाउंट खुलाना होता है और ये खाता खुलते हैं ग्रो, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स जैसे ऐप पर। लेकिन अब जो एक्टिव यूज़र्स थे पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो उसके मुकाबले एक बड़ी संख्या जो एक्टिव यूज़र्स की है वो घटी है और लोगों का कहीं ना कहीं जो शेयर बाज़ार से भरोसा है वो अब पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है। मार्केट करेक्शन, सेबी के कड़े नियम इसके पीछे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भोपाल के करुणा धाम आश्रम में आज करुणा की रसोई सेवा का शुभारंभ हुआ है, जहां 20 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व विधायक पीसी शर्मा मौजूद रहे। 2010 से जारी अन्य क्षेत्र सेवा से अब तक 43 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। सेवा भाव से प्रेरित लोग भोजन दान के लिए अपनी बुकिंग भी आश्रम में करवा सकते हैं। तो एक ये सेवा बड़े स्तर पर शुरू की गई है। जो गरीब हैं, जो दैनिक भोजन करने में भी असमर्थ हैं, 20 रुपये में अब उन्हें यहाँ भोजन कराया जाएगा। आपको बता दें 20 रुपये में भरपूर भोजन की यहाँ व्यवस्था की गई है। ये पूरा कार्यक्रम भोपाल के करुणाधाम आश्रम में जो है हुआ है, करुणाधाम मंदिर में ये पूरा कार्यक्रम जो है किया गया। कार्यक्रम में खेल मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहे हैं। 2010 से जारी अन्य क्षेत्र सेवा से अब तक करीब 43 लाख से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
सेवा भाव से प्रेरित लोग भोजन दान के लिए अपनी बुकिंग भी आश्रम में करवा सकते हैं। हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाली, उसमें बाकी कोई कॉस्ट अपन ने नहीं जोड़ी और उसको भी राउंड फिगर में करके 20 रुपये हमारी कॉस्ट आई। तो एक कार्ड बना है, उसमें 50 लोग भोजन कर सकते हैं जो 1000 रुपये का है। तो एक छोटी टिकट हो गई, कोई भी व्यक्ति जो 1000 रुपये खर्च कर सकता है, माता पिता की स्मृति में जन्मदिन पे 50 लोगों को भोजन करा सकता है। तो ये उन लोगों के लिए सुविधा है जो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन करना चाहते हैं। तो एक आम आदमी तक सेवा भी पहुँचे, तो सेवा भावना उसके अंदर और प्रकट हो और वो समाज के हित में आगे बढ़े, इसके लिए ये प्रयास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में बीते 12 घंटे से तेज बारिश जारी है। बुधवार शाम हुई बारिश के बाद दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। कई इलाकों में लोग पानी में डूब गए हैं। घरों में पानी भर गया है। दिल्ली और गुरुग्राम में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बुधवार शाम हुई तेज बारिश के बाद शहर की अधिकतर सड़कों पर पानी भर गया है। गुरुग्राम सेक्टर 6 में शीतला माता मंदिर के पास गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। लोग तक पानी में डूब गए। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला, नरसिंहपुर, उमरिया, शिवपुरी, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बीते 24 घंटे से प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में मानसून सीजन में अब तक 22% से ज्यादा बारिश हुई। राज्य भर के अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं। सड़कें बंद हो गई हैं। इसके चलते चारधाम यात्रा लगभग रोक दी गई। बुधवार को रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाले रूट पर लैंडस्लाइड हो गई। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। फिलहाल पहाड़ के मलबे को हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर में तेज बारिश के कारण 71 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। बोरगांव में 35 साल का युवक उफनते नाले में बह गया। उप्पलवाड़ी में भी 18 साल के लड़के की मौत हो गई। नागपुर जिले के सभी स्कूल 9 जुलाई तक बंद हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में हफ्ते भर से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, बालोद, बलौदाबाजार समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। कई जिलों में बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। तो ये आफत की बारिश कुछ राज्यों में नहीं हो रही, पूरे भारत में अगर बात करें तो उत्तर भारत में खासकर ये जो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ये मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। बात करेंगे दुबई के गोल्डन वीजा की। दुबई में रहने के लिए अब यूएई गोल्डन वीजा केवल 23 लाख रुपए में मिलेगा। इन दिनों यह खबर काफी वायरल हो रही है, लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं। अब इस खबर पर खुद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का बयान आया। यूएई सरकार ने अपने बयान में साफ कहा कि 1 लाख दिरहम यानी 23,30,000 रुपए में किसी भी भारतीय या बांग्लादेशी नागरिकों को आजीवन के लिए यूएई गोल्डन वीजा नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यूएई सरकार ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि यूएई गोल्डन वीजा केवल आधिकारिक सरकारी प्लेटफॉर्म के जरिए ही दिया जाता है। बीते कुछ समय में कई खबरों में दावा किया जा रहा था कि एक प्राइवेट कंपनी रियाद ग्रुप के जरिए नामांकन के आधार पर यूएई गोल्डन वीजा केवल 23 लाख रुपए में दिला रही है, ये दिया जा रहा है। इस खबर के बाद खुद यूएई सरकार ने इस खबर को गलत बताया और यूएई की सरकारी संस्था फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी यानी कि आईसीपी ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया और इन सभी दावों को गलत बताया। कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी ने यूएई गोल्डन वीजा के लिए साफ नियम, कैटेगरी और प्रोसेस तय किए हुए हैं। ऐसे में कोई भी प्राइवेट कंपनी देश के अंदर या बाहर इस नियमों या प्रोसेस को कराने की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में रियाद ग्रुप का भी बयान सामने आया है। प्राइवेट कंपनी ने कहा है कि उन्हें खेद है कि उनकी दी जा रही जो जानकारी है उससे लोगों में भ्रम फैला है। कंपनी ने अपनी गलती को स्वीकारा है और माना है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रियाद कमाल अयूब द्वारा दिए गए बयान गलत थे। इसके अलावा अब रियाद ग्रुप अपने ग्राहकों को गोल्डन वीजा से संबंधित सर्विस भी नहीं देगा। तो यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि 23 लाख रुपए में आपको दुबई का गोल्डन वीजा मिल जाएगा और आप आजीवन के लिए दुबई में रह सकते हैं,
तो ये खबर सरासर गलत है। इसे खुद स्पष्ट किया है दुबई की सरकार ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा चुनावों के बाद फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह राजनीति या राहुल गांधी पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं, बल्कि राजनीति छोड़ने की अटकलें हैं। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर अपने टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रही हैं। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि एक्टिंग में वापसी के बाद स्मृति ईरानी एक्टिव पॉलिटिक्स को गोविंदा और धर्मेंद्र की तरह अलविदा कह सकती हैं। हालांकि स्मृति का कहना है कि मैं फुल टाइम राजनेता हूं और पार्ट टाइम एक्ट्रेस। मीडिया के सवालों पर स्मृति ने साफ किया कि वे राजनीति करती रहेंगी, एक्टिंग वह सिर्फ साथ साथ वो इसके जारी रखेंगी, वो भी पार्ट टाइम। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें दोनों क्षेत्रों को बैलेंस करने का अनुभव 22 साल से है। इसी के साथ स्मृति ईरानी ने राजनीतिक जर्नी को लेकर भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री की पहली शख्स हूं जो देश की रक्षा मंत्री बनी। जब आप संवैधानिक पद पर काम करते हो तो 24 घंटे 7 दिन तक काम करते हैं। मैं जब उस पद पर थी तो मैंने पूरा समय अपने कर्तव्यों को पूरा किया, इसलिए मैं उस पद पर रहते हुए एक्टिंग से दूर रही ताकि अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। मैं फुल टाइम राजनीतिज्ञ हूं और पार्ट टाइम एक्ट्रेस हूं। टीवी की संस्कारी बहू माने जाने वाली स्मृति ईरानी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत को लेकर ये तमाम बातें कही हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 4.4 दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 10 सेकेंड तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह करीब 9:04 पर महसूस किए गए हैं। ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप के झटकों से डरकर लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप में अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। हम सभी दिल्ली वासियों की कुशलता की कामना करते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में एक तरफ लोग जो हैं मानसून की ज़बरदस्त बारिश से परेशान हैं और दूसरी ओर सुबह सुबह करीब 9 बजे भूकंप के तेज झटकों ने दिल्ली वासियों को और इसके अलावा जो आसपास के राज्य हैं वहाँ रहने वाले लोगों को दहशत में डाल दिया। 4.4 तीव्रता का ये भूकंप दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के सटे इलाकों पर आया, जिसके बाद लोग जो हैं दहशत में आ गए और भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से भी बाहर निकल आए। करीब 10 सेकेंड तक भूकंप के ये तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई है। आपको बता दें, हरियाणा के झज्जर जो भूकंप का केंद्र है ये बताया जा रहा है। देखिए, करीब 10 सेकेंड तक दिल्ली एनसीआर की जो धरती है वो कांप उठी। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आगे बढ़ेंगे। कावड़ मेले के दौरान किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए योगनगरी रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास में यह परिदृश्य दर्शाया गया कि 2 आतंकियों ने बम धमाका कर यात्रियों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ
एटीएस, डीडीएस, एसओजी, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। जवाबी कार्रवाई में एटीएस ने आतंकियों को ढेर कर बंधकों को सकुशल छुड़ा लिया। यह मॉक ड्रिल पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आईपीएस तृप्ति भट्ट, एएसपी अरुणा भारती और डीएसपी स्वप्निल मुआयल के नेतृत्व में की गई। अभ्यास के अंत में अधिकारियों ने सभी टीमों को सुधार और बेहतर समन्वय को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई। ऋषिकेश योगनगरी में स्टेशन पर आतंकी हमले की ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोदय के आदेश अनुसार संपूर्ण कांवड़ क्षेत्र में हमने मॉक ड्रिल कराई। इसमें काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कराई ताकि कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी ना हो सके। इसमें कई सारी एजेंसीज ने मिलके ये एक्टिविटी करी, जैसे कि आरपीएफ, जिला पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर पुलिस और मेडिकल सर्विसेज, एटीएस। संपूर्ण एक्सरसाइज को सभी लोगों ने समन्वय स्थापित करके अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे। खबर ग्वालियर से है, जहां शराब के नशे में प्लेटफॉर्म पर कार लेकर युवक पहुंच गया। नाराज पत्नी को मनाने युवक कार प्लेटफॉर्म के अंदर ही ले जा पहुंचा। आरपीएफ ने युवक को कार सहित पकड़ा है। पत्नी मायके जा रही थी तो पीछे पीछे स्टेशन पहुंचा है ये युवक। आरोपी पर रेलवे अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, पत्नी को मनाने के लिए जो ये युवक है, ये कार के साथ ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा पहुंचा है और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आप देखिए किस तरह से कार सहित ये जो युवक है रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गया। ग्वालियर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, शराब के नशे में ये युवक बताया जा रहा है। जब इसकी पत्नी नाराज़ हो गई तो पत्नी को मनाने के लिए इसने लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया, साथ ही साथ खुद की जान को भी जोखिम में डाला। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये कार के साथ पहुंच गया, जिसके बाद जो वहां आरपीएफ मौजूद थी, जीआरपी जो पुलिस है, उसने कार्रवाई की है, इस युवक को पकड़ा है और रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो देखिए, ग्वालियर से ये पूरा वाकया सामने आया है, जहां शराब के नशे में प्लेटफॉर्म पर ही एक युवक कार लेकर पहुंच गया। वजह क्या थी? वजह थी नाराज पत्नी। जी हां, नाराज पत्नी जब अपने घर जा रही थी, यानी कि अपने मायके जा रही थी, तो उससे मनाने के लिए युवक पीछा करते हुए कार के साथ ही स्टेशन पहुंच गया। और इतना ही नहीं, उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी लेकर वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा पहुंचा और साथ साथ अपनी जान के साथ साथ उसने राहगीरों की जान को भी, यात्रियों की जान को भी खतरे में डाला है। फिलहाल इस युवक को पकड़ लिया गया है और रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।